हम्म। ठीक है, अभी कुछ लोग और आने हैं, बाकी क्या। थोड़ा सा देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। सर हाँ बताएं। सर मुझे तो क्वेश्चन पूछने थे, जब तक मैं पूछ लेती हूँ। बताएं जी। सर एक ये था, परसों की न्यूज में जो था कि ममता बनर्जी जी ने कहा था कि रिकाउंटिंग कराएंगे इलेक्शन कमीशन से। अप्लाई किया था और इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था। तो सर रिकाउंटिंग कराना या नहीं कराना, किस बेस पे एप्लीकेशन मना किया जाता है या किस बेस पे कराया जाता है, या वो सेल्फ डिसीजन होता है उनका, ये जानना चाह रही थी। उसका सेकंड क्वेश्चन ये कि दिल्ली में जो है कि गवर्नमेंट जो अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेना को दिया है, मतलब सारी चीजें सेना संभालेंगी। देखिए, पहला इलेक्शन कमीशन वाला बात करते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन जब होता है उस समय बात ममता बनर्जी की नहीं है, और भी कोई भी होता है तो आप भी कर सकते हो। आप जहां से भी हो, छत्तीसगढ़ से हो, तो आप भी उनके रिकाउंटिंग के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो रिकाउंटिंग के लिए कोई भी कर सकता है, और रिकाउंटिंग का रिक्वेस्ट कर सकता है, और इलेक्शन कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, इलेक्शन का रीपोलिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो वो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर कैंडिडेट के किसी भी पीआईएल पे या कोई भी रिक्वेस्ट पे, ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पे क्या एक्शन लेता है। हमेशा वो एक्शन नहीं लेते हैं। अब उसमें ये मायने नहीं रखता है कि वो ममता बनर्जी है या आप हैं, कोई भी हो। इलेक्शन कमीशन का अपना एक राइट है, अपना अथॉरिटी है, वो चाहे तो कर सकते हैं, वरना नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रिजाइन मोदी, रिजाइन केजरीवाल, रिजाइन ये, रिजाइन वो, अक्सर ये चीजें चलती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रिजाइन दे देते हैं। तो वो कोई रिक्वेस्ट, और वो उनका ऑटोनोमस राइट है। इलेक्शन कमीशन का वो राइट है, वो चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। सर कोई बेस है उसके लिए? क्या? कोई बेस या इन्वेस्टिगेशन है सर उसके लिए, या वो अपनी मर्जी से करा भी सकते हैं या नहीं भी? ये चीज देखो, ये चीज कोई नई नहीं है, पहले भी ईवीएम हैकिंग के लेके कितनी सारी बातें हुई हैं, है ना। जब भी इलेक्शन अपोजिशन हारता है या बीजेपी कहीं भी, तो ईवीएम को लेके पहले भी बातें हुई हैं। तो उसका अपना है, वो चाहे तो करवा सकता है, चाहे नहीं। अब ये लोग प्रूफ देंगे कि हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा नहीं हुआ है, तो ये अपना, उसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ ये है कि हम्म, अगर ममता जी ये चाहें, ठीक है, ममता ममता जी, एक मिनट, अगर ममता जी ये चाहें, इसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या हाई कोर्ट चली जाए, ठीक है, तो चीजें हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट या ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली जाए, हाई कोर्ट चली जाए, तो अगर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर देगा रिकाउंटिंग का, तब करवाना पड़ेगा, वैसे नहीं, वैसे नहीं। और उस पर भी उसका राइट है। ठीक है, जैसे एक बहुत छोटे एग्जांपल देते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा आता है आपके स्कूल में, जहाँ है, एक प्राइमरी का टीचर है, कोई भी हो, तो अगर छोटा बच्चा आता है तो छोटे बच्चे की जो नाम लिखने की एज होती है वो 5 साल है, सपोज करो। और बच्चे के पास डेथ मतलब सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है कि कब बच्चा पैदा हुआ है, तो वो टीचर पे
डिपेंड करता है कि वो उसको 5 साल का मानेगा या नहीं मानेगा, और उसके कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता है। टीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो उसका नाम लिख रहा है, कि वो उसको 5 साल का मानेगा, 4.5 का मानेगा या 4 का मानेगा। तो वही अपना अपना अथॉरिटी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली में क्या होता है कि अगर अगर कैबिनेट को ये लगता है, ठीक है, कैबिनेट को ये लगता है तो वो जो है अपने अंडर में ले लेते हैं। जैसे होम मिनिस्ट्री है, तो होम मिनिस्ट्री तो पूरे देश में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ये फेडरल स्टेट है। और ऐसा ठीक है, तो ये चीज। और बताएं कोई डाउट? नो सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होम मिनिस्ट्री है, और होम मिनिस्ट्री से वो हो सकता है। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और मेरी देखो, इस टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के, कुछ पॉलिटी के, कुछ करंट अफेयर्स के, मतलब सारे सब्जेक्ट की हमारी कोशिश ये रहेगी डेली आपको मंडे टू फ्राइडे जो टेस्ट होता है इसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम शामिल करें, और कोशिश करें जो कंटेम्प्रेरी में हो रहा है, जैसे अभी इन्होंने पूछा, ठीक है, ऐसे टॉपिक को भी शामिल किया जाए। ठीक है, चलिए तो सीधे हम टेस्ट पे आते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए, अभी एक हाल ही में एक विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एशियन आउटलुक रिपोर्ट, एशियन आउटलुक 2021 अभी ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। उसके बारे में बात की, भी कल परसों की न्यूज है ये। तो पहली बात, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के रिलेटेड में है, तो जब भी आप टेस्ट को करें तो आप ये मान के चले इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको होगी। तो अपना नोट्स इसी तरह से बनाते चले आप लोग, ठीक है। नोट्स इसी से कि टॉपिक आप ये लोग, ये वाला टॉपिक है वो आप लिख लें, है ना। एशियन, ये आपको पीडीएफ में भी मैं आपको दे दूंगा, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, तो ये चीज आपको मिल जाएगी आराम से। तो ये है टॉपिक है, उससे हमने क्वेश्चन बनाया है ना। तो पहली बात है कि दिस रिपोर्ट इश्यूड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अच्छा, एडीबी, एडीबी है ना ये, एडीबी, एडीबी कहाँ पर है बता सकते हैं कुछ? शंघाई में। एडीबी शंघाई में है। एडीबी का हेड ऑफिस मनीला है, फिलीपींस मनीला, ठीक है ना, मनीला है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझ में आ गई, जब आप नोट्स बनाते हो तो ऐसे एक साइड में एक लाइन ऐसे कर लीजिए और साइड में लिखते रहिए, जैसे एडीबी। तो एडीबी के बारे में, एडीबी को आपको पढ़ना है ना। एडीबी को ऐसे आपको साइड में कहीं पर इसको लिखते रहिए ऐसे करके, एडीबी को आपको पढ़ना है या मुझे डिस्कस करना है। तो पहली बात है कि पहला सेंटेंस सही है, दिस रिपोर्ट इज इश्यूड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट है वो एशियन डेवलपमेंट द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये तो नॉर्मली ठीक है। अब बात आती है ये टॉपिक के बारे में, तो इसको ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मनीला है, इंडिया भी इसका कंट्री मेंबर है। दूसरा सेंटेंस इसके बारे में हम लोग बाद ही डिस्कस करेंगे, आप बस उसको नोट कर लीजिए टॉपिक के तौर पे। दूसरा है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया जीडीपी एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 9%, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है इंडिया की जो जीडीपी है वो 9% जाएगी। अब ये फैक्चुअल है, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ने ये बोला है कि ये जो रिपोर्ट जो ग्रोथ है वो 7% जाएगी, 7%, ठीक है। तो यानी पहला सेंटेंस सही है, दूसरा गलत, यानी ए इसका राइट आंसर है। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको तीन चीजें मिली हुई, ठीक है ना। इस पूरे क्वेश्चन में आपको तीन चीजें मिली। पहली चीज,
कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 ये क्या है। तो ये एक रिपोर्ट है, कौन जारी करता है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है इसके बारे में आपको समझना है। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के बारे में क्या, इंडिया की जीडीपी के बारे में क्या फोरकास्ट किया है, क्या आगे फ्यूचर बताया है। तो उन्होंने बोला है कि वो 7% जीडीपी होगी, ठीक है। तो अगले 2022 तक 21-22 में तो जीडीपी है वो 7% है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। और इसमें मेन टॉपिक है एडीबी, ये आपको अच्छे से समझना है। एडीबी अच्छे समझ लेना आपको आगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक मिनट क्या हुआ इसमें। हाँ गड़बड़ हो रहा है इसमें एक्चुअली। हाँ एक मिनट देखता हूँ अभी। किसी का माइक शायद खुला हुआ है और जी एक मिनट में यहाँ से सही करता हूँ इसको, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये है लैग बॉमर फेस्टिवल समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली एनुअली सेलिब्रेटेड इन। ये जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है और ये अभी हाल में चर्चा में था। बता सकते हैं कहाँ पर हुआ ये फेस्टिवल? सर भूटान में होगा। कहाँ पर? इसराइल में सर, इसराइल में। इजराइल में। अच्छा, क्यों न्यूज में है ये? सर वहाँ धक्का मुक्की से वो 40-50 मर गई थी। हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है इस फेस्टिवल में। इस फेस्टिवल में बहुत बड़े लोगों पर एक्सीडेंट हुआ है और इसमें 50 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है ना। यहाँ पे 50 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। तो ये जो लैग बॉमिर फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल है और ये इजराइल में सेलिब्रेट किया जाता है, इजराइल में हर वर्ष, ठीक है। तो क्योंकि फेस्टिवल है, कोई बड़ी बात नहीं है, किया जाता है। लेकिन अभी हम लोगों को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर 50 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है, इसलिए आगे ये न्यूज में आ सकता है। और सिंपल सी, आप यहाँ तो आंसर आपको समझ में आ गया कि लैग बॉमिर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? इजराइल में। अब थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, इस टॉपिक को आगे इसको थोड़ा सा और पढ़ लेना आप लोग कि इस फेस्टिवल में क्या ऐसा होता है, ठीक है। इस फेस्टिवल में क्या ऐसा होता है, नहीं तो हम आगे इस पे कोई क्वेश्चन बना देंगे। ये आप जरूर करते रहिए कि ये आगे का टॉपिक है आपके लिए। आपको इतना समझ में आ गया कि एक बार में हाँ ये इजराइल में हुआ है। और जब आप इस क्वेश्चन को देखें, मेरी और बात ध्यान सुनिएगा, जब आप क्वेश्चन को देखें इस तरह के, तो आपके पास एटलस होना बहुत जरूरी है। एटलस होना, एटलस में इजराइल की जो बाउंड्री है वो किस किस कंट्री से कनेक्ट होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा डेली, लेकिन जितने क्वेश्चन होंगे वो आपके बहुत मतलब आपका पूरे जीएस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे क्या करना है, आपको एटलस देख के आपको ये देखना है और नोट करना है कि इजराइल का कैपिटल क्या है, इजराइल की बाउंड्री किस किस कंट्री से कनेक्ट करती है, ठीक है। सिर्फ इतना नहीं है कि भाई ये कोई फेस्टिवल था और इजराइल में हुआ निकल गए। इजराइल का कैपिटल, इजराइल की लोकेशन, इजराइल की बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री किस किस के साथ है, ठीक है। इस तरह से जब आप टेस्ट करोगे तब आपको कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा, वरना आंसर जानना सिर्फ मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है इजराइल की नेशनल बाउंड्री जानना, इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। इजराइल की लोकेशन को जानना, इजराइल कहाँ पर है। इजराइल की कैपिटल को जानना, इजराइल की कैपिटल क्या है। हो सकता है करेंसी भी देख लेना, हालांकि आप लोग एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा करेंसी, ये सब वनडे वाले में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे करंट अफेयर से, अब कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक बार 15 सेकंड का टाइम लीजिए और देखिए, बताइए। सर सी है। सी है, पूरा सही है सर। सी है, सी है। एक 2 और 3। जी सर। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बारले है, जौ है, वो स्थलों में पाया गया, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चूड़ियां पहनते थे, ये बात भी सही है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड टू ट्रेड विद अदर कंट्री, एकदम सही है। ठीक है, तो इंडस वैली से समझ में आया आपको? इंडस वैली का सी आंसर है। ठीक है। सर फर्स्ट समझाइए तो सर, में डॉक्टर से, जो सिंधु घाटी सभ्यता के असल में पाया जाता है सर, असल में पाया जाता है सर। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो अनाज मिला है वो जौ और गेहूं है। जौ और गेहूं सबसे पहला अनाज मिला है। ठीक है, और सिंधु घाटी, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट भी करते जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और जौ पहली क्रॉप है जो मिली है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो गेहूं और जौ जो मिले हैं वो हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बहुत सारी लोकेशन है। कभी आपसे पूछेगा कि वो कहाँ से मिले गेहूं और जौ, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से नहीं। फिर चूड़ियां, चूड़ियां यानी बैंगल, बैंगल मिली है। बैंगल कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। बैंगल जो मिली है वो कालीबंगा से, और कालीबंगा आज का हनुमानगढ़ है, जो आज राजस्थान में है। ठीक है, और इंडस सिविलाइजेशन से वेदिका मिली है। वेदिका, उसमें यज्ञ किया जाता था। और तीसरा सेंटेंस था इसमें, इंटरनेशनल व्यापार बिल्कुल होता था। इंटरनेशनल व्यापार किससे होता था वो नोट कर लीजिए, मेसोपोटामिया से, मतलब मिडिल ईस्ट कंट्री से। तो जो व्यापार है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो मेसोपोटामिया से होता था। और व्यापार, विदेशी व्यापार है, वो लोथल बंदरगाह से होता था, लोथल बंदरगाह से। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो पहली चीज थी कि सबसे पहले कहाँ से मिले हैं गेहूं और जौ? हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, और ये लोग चूड़ियां यूज करते थे। चूड़ियां कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से, जो आज का हनुमानगढ़ है। और ये लोग व्यापार करते थे अदर कंट्री में, खासकर मेसोपोटामिया से। एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिए, अदर कंट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता था? मेलुहा, मेलुहा, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बना है स्टेट वगैरह में, मेलुहा या मेलुआ। ठीक है, इस तरह से है मेलुहा। कि मेसोपोटामिया के डॉक्यूमेंट्स में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, शायद ये 5वां क्वेश्चन है। हाँ सर फोर्थ वाला कराइए, फोर्थ अच्छा, वाला। ठीक है, ठीक, अभी अभी, हाँ ये 4th है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हाँ, 4th क्वेश्चन देखिए अभी इस पर हाँ ठीक है, 4th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 2 क्वेश्चन देखो हिस्ट्री से थे। ठीक है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम आपको इस टेस्ट में सारे सब्जेक्ट में घुमा देंगे, सारे सब्जेक्ट्स में। कुछ क्वेश्चन आगे हिस्ट्री के भी आएंगे। ठीक है,
सर इसमें डी है। क्या क्वेश्चन पूछा है? ए प्राइवेट मेंबर्स बिल इज ए बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। पर जो प्राइवेट बिल होता है वो कोई भी कर सकता है ना? तो ऐसा नहीं है केवल वो। तो पहला सेंटेंस ये गलत है। प्राइवेट बिल समझते हैं? प्राइवेट बिल का मतलब होता है, देखिए बिल दो तरह के होते हैं, सरकारी बिल और प्राइवेट बिल। सरकारी बिल का मतलब है उन लोगों के द्वारा बिल पेश किया जाना जो मंत्री परिषद में। ठीक है, सरकारी बिल ऐसे बिल होते हैं जो मंत्री परिषद के लोगों के द्वारा बिल पेश किए जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए, अभी अगर अमित शाह द्वारा कोई बिल लेके आया जाता है तो उसको सरकारी बिल कहते हैं। ठीक है, वहीं पर मनोज तिवारी हैं, वो भी बीजेपी में ही हैं, अगर मनोज तिवारी कोई बिल लेकर आते हैं तो प्राइवेट बिल कहलाता है। राहुल गांधी बिल लेकर आते हैं तो प्राइवेट बिल कहलाता है। ठीक है, तो सरकारी बिल का मतलब है गवर्नमेंट का बिल जो कैबिनेट मिनिस्टर में लोग हैं, उनके अलावा चाहे वो उसी पार्टी का ही क्यों ना मेंबर हो, वो भी प्राइवेट बिल होगा। ठीक है, तो ये है। तो पहला गलत है, ये कोई भी ला सकता है। रिसेंटली प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑफ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। पहली बार ऐसा नहीं था, कई इससे पहले भी बहुत आए हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो बिल पहले भी आए हैं 1967 में, 1975 में, 78 में, बहुत बार प्राइवेट बिल आए हैं। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है, तो डी आंसर है। क्लियर है? बताएं। अल्ताफ, सेन गुप्ता और कौन कौन है? यस सर। बस आपको समझना क्या है इस टॉपिक में, व्हाट इज द प्राइवेट बिल। पहली बात तो व्हाट इज द बिल। बिल एक ऐसा प्रपोजल होता है जो कानून बनाने के लिए संसद में पेश किया जाता है। संसद में पेश किया जाता है, तो संसद का मतलब चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक होता है फाइनेंस बिल, एक होता है मनी बिल, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, है ना? तो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स में लिखा हुआ भी है, गलती हो गई है और चली आ रही है। लोग कहते हैं कि मनी बिल केवल लोकसभा में पास किया जाता है, मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और बाकी बिल लोकसभा राज्यसभा किसी में भी आते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मनी बिल लोकसभा में नहीं, जो फाइनेंस बिल हैं वो लोकसभा में पास की मतलब रखे जाते हैं। ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है जो सबसे हुई है, बुक्स में भी है। फाइनेंस बिल जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं वित्त विधेयक, वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। फाइनेंस बिल जब लोकसभा स्पीकर के पास जाता है तब पता चलता है कि ये फाइनेंस बिल है या मनी बिल। ध्यान समझ रहे मेरी बात? जब तक वो बिल लोकसभा स्पीकर के सामने गया ही नहीं, हाउ कैन यू से दैट इज अ मनी बिल? मेरी बात समझ रहे हो ना? कि मनी बिल कौन डिसाइड करता है? मनी बिल डिसाइड करता है लोकसभा स्पीकर। और जब आप लोकसभा स्पीकर में जब तक बिल को लेके नहीं जाओगे तब तक कैसे पता चलेगा? और लोकसभा में आप बिल कौन से लेके जाते हो? अब बिल लेके जाते हो फाइनेंस बिल। वो डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है या फाइनेंस बिल। ठीक है, और अक्सर हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि मनी बिल को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं है, वो फाइनेंस बिल प्रस्तुत किया जाता है, तब पता चलता है कि ये मनी बिल है या फाइनेंस बिल है जब लोकसभा स्पीकर उसको देखते हैं। बात क्लियर हुई? अक्सर ये चीजें गलत चली आ रही हैं। ठीक है, तो ये है, तो बिल्कुल समझ लेना आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। ये भी काफी
अच्छा क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है इसको, बड़ा क्वेश्चन से तो बिल्कुल नहीं डरना है। बताएं, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन between culture of ऋग्वैदिक आर्यन एंड इंडस वैदिक पीपल, यानी ऋग्वैदिक आर्यन के बारे में बात हो रही है और इंडस वैली पीपल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दोनों के बारे में बात हो रही है। यूपीएससी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला इसमें है ऋग्वैदिक आर्यन used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people in Indus Valley did not leave any evidence using the them। ठीक है, उसमें पूछा है इंडस वैली के लोग ऐसा कोई प्रूफ नहीं छोड़े। ठीक है, तो देखिए ऋग्वैदिक आर्यन knew the gold, silver, copper, where Indus Valley people knows only copper and iron। तो पहली बात यही गलत हो गया। ठीक है, इंडस वैली के लोग आयरन को नहीं जानते थे, लोहे को वो नहीं जानते थे। तो जब दूसरा गलत है, ठीक है, अगर दूसरा गलत है तो आंसर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है ना, पहला सही है। तो तीसरा देख लेते हैं, ऋग्वैदिक आर्यन हैड द domesticated horse where there is no evidence Indus Valley having this animal। ठीक है, ये दोनों सही है, सी आंसर है, ये है। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन ये था कि दोनों लोगों को कंपेयर करवाया गया था, ऋग्वैदिक आर्यन में और उत्तर वैदिक आर्यन में। सो ऋग्वैदिक आर्यन में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्यन में, दोनों में कंपेयर था यहाँ पे। तो पहली चीज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल डोंट नो अबाउट द आयरन, आयरन के बारे में उनको नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट चीज कि ऋग्वैदिक आर्यन जो हैं दे यूज एज ए डोमेस्टिक एनिमल हॉर्स, घोड़ा जो है आर्यों का सबसे प्रिय जानवर था। नेक्स्ट है इसमें, पहला क्वेश्चन था ऋग्वैदिक आर्यन यूज टू द कोट ऑफ द मेल एंड हेलमेट। हेलमेट में उन्होंने ये नहीं बताया कि वो हेलमेट आयरन का था, हेलमेट का यूज बताया उन्होंने, है ना, हेलमेट का यूज बताया। आप लोगों ने जो शुरू में आपने देखा होगा, जैसे रामलीला आपने देखी होगी, महाभारत देखा होगा, तो उसमें जो मुकुट देखा होगा आपने, मुकुट वो एक्चुअली हेलमेट है। उसको डिजाइन ऐसे कर दिया गया है कि राजा महाराजा कोई पड़ा, वो एक्चुअली हेलमेट ही था। वो कभी कभी हेलमेट सोने से बना होता था, कभी कभी तांबे से बना होता था, क्योंकि जब राजा गिरता था तो वो उसकी सर की सेफ्टी करता था। वो राजा का मुकुट नहीं था, वो रियल में एक हेलमेट है, वो उस पार्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और बाद के चल के उसको शौक में बना दिया गया, यानी राजा गद्दी पे बैठा तब भी उसके वो, है ना, अजीब सा लगा हुआ है, देखा हुआ आप लोगों ने, तो वो हेलमेट ही है। वो हम महाभारत में भी देखते हैं, वो हम रामायण में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं। देवी देवता में देखते हैं सर, हैं? देवी देवताओं में हर चीज में देखते हाँ, हैं वही सर। देवी देवताओं में, और देवी देवताओं को हेलमेट की क्या जरूरत थी सबको, तो वो चीज है, कभी आपने गौर से समझा कीजिए वो है क्या, एक्चुअली वो हेलमेट ही है ना, ये चीज है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, 6, 7, 8 में ही है। ठीक है, इस अब ये क्वेश्चन पॉलिटी का है, देखिए पॉलिटी का, which principle among the following was the added as the directive principle of state policy by the 22nd amendment in the constitution। यानी उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा डीपीएसपी है जो 42 अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा ऐसा है? सर सी है।
बी पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ठीक है, और ये बी ही है सही। ठीक है, बी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, बताएं। पहला है राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन, राइट की बात हो रही है। जो अधिकार हैं, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं क्या? नहीं, ये सारा क्वेश्चन राइट्स पे है। राइट्स आर privileges which are the incorporated in the constitution of state, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। नहीं, राइट्स आर द क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ये स्टेट के अगेंस्ट हैं, स्टेट के अगेंस्ट। सी आंसर सही है। अब ये देखो, हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं फेमस बड़ी बड़े राइटर की, कहीं ऐसा डेफिनेशन दिया है एक लाइन में? नहीं। और ये आपके 13 आर्टिकल में लिखा हुआ है, 12 और 13 में लिखा हुआ है कि राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, जो हमारे अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध हैं, मतलब राज्य को ये, और राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो दे। इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से यूपीएससी का क्वेश्चन इस तरह से आता है। उन्होंने कोई टफ नहीं बनाया, बहुत आसान बना दिया। ठीक है, ये है। और आप लोगों को जो क्वेश्चन यूपीएससी देता है वो 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 क्या 20 मान लो, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा दिमाग में सरदर्द पैदा करेंगे। 20 क्वेश्चन अगर आपने सही से स्टडी की है और कॉन्सेप्ट को समझा है तो 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सरदर्द आपको नहीं करते। जैसे ये क्वेश्चन था, है ना, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, ये खैर ऐसा है जब तक आप रटोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो ऐसा नहीं था कि जो आपको सरदर्द करता, नहीं, है ना। और न ही इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो थे ऐसे। इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बहुत आपको परेशान करने वाली बात थी यहाँ पे, है ना। सभी आंसर बॉक्स में दिए मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ आपके आंसर आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। तो कोशिश कीजिए आंसर बॉक्स में दीजिए, बोलिए भी, एक्टिव जब नोट भी करते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। और ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक मिनट, कहाँ गया ये, गड़बड़ हो रहा है आज इसमें। हाँ बताएं, गुड्डू कुछ कह रहे थे। एक मिनट ये सारा कुछ, हाँ जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन मैं बोला था, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन यूपीएससी के बहुत कम होते हैं जो आपको परेशान करें। जैसे ये क्वेश्चन था, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन आप थोड़ा सा आराम से करेंगे, समझ के करेंगे तो कुछ नहीं है ना। मतलब आप ये समझिए, जो यूपीएससी की तैयारी करता है इतना तो जानता है कि यार आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था, तो कम से कम 50% रिस्क में तो कम आ गया, है ना। लोग ये भी जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक आर्यों का जो हॉर्स है वो डोमेस्टिक हॉर्स है, तो ये भी सही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि समझिए क्वेश्चंस को, फिर कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 6 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
ये देखिए, चलिए, which of the following gives the global gender gap index ranking of the country of the world? ये मैंने कुछ इसलिए शामिल किया है ताकि आपको समझ में आए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो फैक्चुअल होते हैं। Which of the following gives the सर ए है आंसर। हाँ, मतलब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? ठीक है, वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जारी करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है 2017 का, ऐसा भी नहीं बहुत पुराना हो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराना हो। मेरा पर्पज है इस क्लास का आपको एग्जाम यूपीएससी का जो डर है वो निकालना। सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पेपर कैसे, इसलिए मैंने ज्यादातर क्वेश्चन आपको वो शामिल किए जो यूपीएससी के लेवल के हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट पूरा कुछ लग रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक, बताएं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग पॉलिसी से है, मॉनिटरिंग पॉलिसी से बताएं, मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी। ए देखो, एक चीज ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि व्हाट इज द मॉनिटरिंग पॉलिसी। ठीक है, मॉनिटरिंग पॉलिसी क्या होता है इसको समझना बहुत सिंपल। तो मॉनिटरिंग पॉलिसी का मतलब है हाउ टू सप्लाई मनी इन मार्केट। मॉनिटरिंग पॉलिसी मतलब हाउ टू सप्लाई money in market by the RBI. ठीक है, not control the trade, not control the Indian government policy. That is monetary policy only, how to supply of money in market. और ये जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है ये हर 3 महीने पे चेंज होती है ना। एक साल में 4 मॉनिटरिंग पॉलिसी आती है, 4 तिमाही, यानी जो हर 3 महीने में मॉनिटरिंग पॉलिसी आरबीआई की कमेटी द्वारा बनाई जाती है। तो पहली बात कि मॉनिटरिंग पॉलिसी इज ओनली दैट इज नॉट दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट एवरी 3 महीने के लिए। ठीक है, और इसमें जितने मेंबर होते हैं दे आर ऑल मेंबर ऑफ आरबीआई। सभी मेंबर इसमें सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते, सभी मेंबर सेलेक्ट होते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, डिसाइडेड द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही है। इट इज अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड रिकंस्टिट्यूशन एवरी ईयर नहीं होता है ये।